चलिए, क्या हाल है? देखिए, आप लोग का प्यार आशीर्वाद सच में बहुत अच्छा बन रहा है। बहुत खुशी हो रहा है कि आप लोग इस चीज को पसंद कर रहे हैं। पसंद तो कर रहे हैं, लेकिन व्यू जितना ज्यादा अगर उतना कमेंट आने लगे तब हमको पता चलेगा कि क्या चीज आपके लिए जरूरत है और क्या चीज हम दे पा रहे हैं। क्या आप लोग को करेंट अफेयर्स चाहिए? 2023 का करेंट अफेयर्स किसको किसको चाहिए? एक बार आज अगर वीडियो देखिएगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप जैसे ही बोलिएगा करेंट अफेयर्स 2023 का जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, जो कि करेंट अफेयर्स प्रीलिम्स में 20 को क्वेश्चन पूछता है, यानी कि 20 दूना 40 नंबर, और जिसका 40 नंबर यूपीएससी में आ गया उसके लिए लाइफ में बहुत बड़ा मेंशन है। आप इसमें से कितना लोग परिसीमन के बारे में जानते हैं? परिसीमन आयोग के बारे में इसमें से कितना लोग जानते हैं? अगर परिसीमन आयोग के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको हम बता दें कि जब किसी भी भूभाग को, जैसे कि आप जिस निर्वाचन क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में 2011 के जनगणना के अनुसार या किसी भी साल के जनगणना के अनुसार उसमें क्या दिया गया होगा? आपका लोकसभा या राज्यसभा का सीट दिया होगा। अब वहां का जनगणना बढ़ गया होगा, यानी कि वहां अगर आप पहले 5 करोड़ थे, अब अगर 10 करोड़ हो गया तो उस क्षेत्र में क्या करना होगा? सीट को बढ़ाना होगा। जैसे कि बिहार में देखिए, तो जाके आप डाटा सर्च मारिएगा तो बिहार में बहुत दिनों पहले ही क्या हुआ था? जनगणना हुआ था। यहाँ पे भी परिसीमन लागू होने वाला है। तो इसी तरह आप लोग को अगर किसी को करंट अफेयर्स, जैसे कि करंट अफेयर्स में अभी आप यूपीआई के बारे में जानते होइएगा। यूपीआई बहुत ज्यादा चर्चे में है। यूपीआई का मतलब होता है, क्या होता है यूपीआई 1 2 3 क्या होता है, यूपीआई लाइट क्या होता है, इस सब के बारे में भी जानेंगे। तो यूपीआई 1 2 3 अगर थोड़ा सा चर्चा आप हमको करंट अफेयर से करा दे तो यूपीआई 1 2 3 का मतलब होता है कि बहुत ऐसा भारत में लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन अगर वो ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो उनके पास अगर सिंपल फोन है जिससे आप बटन वाला कहते हैं, उससे भी यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। आगे बताएं तो आगे होता है क्या? आगे होता है यूपीआई लाइट, यानी कि आप छोटे मोटे ट्रांजेक्शन क्या चीज से करते हैं? आज गूगल पे, फोन पे, भीम, ना जाने कुछ से आप छोटे मोटे पेमेंट करते हैं। तो उसी पेमेंट को क्या करने के लिए अगर आप वॉलेट से कर दीजिएगा, यानी कि आप छोटे मोटे पेमेंट पहले वॉलेट में ट्रांजैक्शन करके तब उससे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो यूपीआई लाइट होगा। यही आपका क्या है? करंट अफेयर्स होता है। करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान से ऐसा समझा देंगे जिसको नोट्स बनाने का कोई जरूरी नहीं। पीडीएफ आपको डाल देंगे क्या चीज पे? आपके टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा, एक ग्रुप बना के उसमें डाल दिया जाएगा। अभी आप लोग को काम है कि जितना आदमी वीडियो देखते हैं, जैसे कि अभी समथिंग 100 के आसपास बच्चे देख रहे हैं, सब्सक्राइबर से 3 गुना ज्यादा आप लोग बच्चा देख रहे हैं। तो जितना बच्चा देखते हैं उतना बच्चा लाइक कीजिए, उतना बच्चा सब्सक्राइब कीजिए और उतना बच्चा ही उतने शेयर कीजिए। उससे क्या होगा? उससे होगा क्या कि आपके आसपास जो आपके अगल बगल, जो कि अभी बेचारा एनसीईआरटी के लिए भटक रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको फ्री में 6 का, 7 का, 8 का, 9, 10, 11, 12 फिजिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये चारों सब्जेक्ट का सब चीज का बताया जा रहा है। फिर हम लोग नया करंट अफेयर्स का भी सेशन लेके आ रहा है और सारा चीज यूपीएससी कैसे तैयारी करना है, क्या उसमें पद होता है, सारा चीज पे बताया गया है। तो कहीं ना कहीं आप लोग अगर कमेंट करके बताइएगा तो हम मोटिवेट होंगे, और आपका मोटिवेशन का जर्ज आपका कमेंट ही है। देखिए, हम अभी मेरा माइक काम नहीं कर रहा था, हम ब्लूटूथ के सहारे आप लोग को पढ़ा रहे हैं। इसलिए ब्लूटूथ के सहारे पढ़ा रहे हैं कि ऐसा हम बहाना ना बना ले कि कहीं ना कहीं क्या करना है कि आज क्या करते हैं, सो जाते हैं। आज हम चाहते तो हम भी आज क्या देख लेते, जाके मूवी देख लेते, किसी रेस्टोरेंट पे जाके खाना खा लेते, लेकिन फिर भी आपको पढ़ाने आ रहा है, यानी कि आपसे मोटिवेट हो रहा है। मोटिवेट इसलिए हो रहा है कि मोटिवेट होने का रीजन है कि आप लोग का प्यार आशीर्वाद बन रहा है, और प्यार आशीर्वाद मिलता है तो कहीं ना कहीं मेहनत करने में क्या लगता है? मन लगता है। तो आप लोग क्या कीजिए, ऐसे ही बने रहिए। आज का सेशन पे आते हैं। कल हम लोग हाशियाकरण का निपटारा हाशियाकरण के बारे में समझे थे। हाशियाकरण का मतलब क्या होता है कि कॉपी का वैसा पृष्ठ, जैसे कि देख लीजिए, ये कॉपी हो गया, ये कॉपी हो गया, एक बार समझिएगा, ये कॉपी हो गया। तो कॉपी का इधर क्या होता है? इधर आप लिखते हैं, ये कॉपी ऐसे रहता है। हिंदी का कॉपी अगर आप देखे होइएगा तो ऐसी ही हिंदी का कॉपी रहता है।
ये आपका ऊपर यहाँ रहता है, यहाँ आपका डेट उट लिखते हैं, और ये इतना जो पेज रहता है वो हाशिया हो गया, मतलब कि इसका कोई यूज नहीं रहता। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाशिएकरण। और जो कि वंचित है, जो कि कहा समाज से दूर अपने आप को रखता है, उसी को हाशियाकरण कहते हैं। हम लोग एक बच्चा का भी एग्जांपल लिए थे कि बहुत सारा बच्चा क्लास जाते हैं, अपना पढ़ते भी है, खेलते भी है, अपना मनोरंजन के साथ साथ दोस्तों से गपशप से लेके दुनिया के तमाम चीज में लिप्त रहते हैं। और उसी में कोई ऐसा बच्चा, जैसे कि बचपन माना जाता है कि खेल कूद अगर कीजिएगा, ऐसे तो खेल कूद हमेशा कीजिए। हम कहेंगे अभी भी आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, फिर भी आप समय निकालिए, आधा घंटा रनिंग कीजिए, दौड़िए, भागिए, और क्या कीजिए, अपने आप को कहीं ना कहीं हिट कीजिए और अपने पसीना को निकालिए। इससे क्या होगा कि निगेटिव वाइब आपसे निकल जाएगा और आप एनी टाइम क्या रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। आप सोते जाइएगा तो सोते समय थकानी होगा, ऐसा नहीं कि आपको नींद लेने के लिए करवटें बदलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये सब क्या कीजिए, आप लोग भी कीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे कि हाशियाकरण से आखिर निपटारा कैसे हो, जो ये वंचित समुदाय है उससे निपटा कैसे जाए। तो उनसे निपटने के बारे में सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लिए थे, क्या चीज के बारे में, आदिवासी के बारे में। हाशिए पर अगर देखा जाए तो आदिवासी समुदाय सबसे ज्यादा हाशिए पर। चैप्टर हम लोग का चल रहा है 8। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब कर चुके हैं। आज हम लोग का चैप्टर क्या है, चैप्टर नंबर 8। देखिए क्या कहता है, हाशिएकरण से निपटा कैसे जाए, निपटना कैसे। पहले आप शब्दों पे गौर कीजिए, एकदम आराम आराम से पढ़ना है। चैप्टर थोड़ा छोटा है, एकदम मतलब कि आधा घंटा से लेके 35 मिनट तक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हाशियाकरण से निपटना, निपटने का मतलब समझते हैं आप लोग कैसे कहते हैं, आज तुमको निपटा देंगे। और ऐसा नहीं कि व्यक्ति किसी को निपटा देना, आप कहते हैं कि इस चैप्टर को निपटा देंगे, या आज कहते हैं कि आज इसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो कहीं ना कहीं निपटने का मतलब होता है कि उस चीज को वहां से निकालना। जैसे कि आप पॉलिटी को निपटा दिए, तो पॉलिटी को अपने कॉपी से निकालकर अपने माइंड में ला लिए, उसी को कहते हैं निपटना। यानी कि अगर वंचित समुदाय को अगर क्या कर दिए, आप उस कैटेगरी में ला दिए जिस कैटेगरी में सब है, यानी कि उससे बचा कैसे जाए, वंचित समुदाय कैसे अपने को उससे जोड़ के कनेक्ट करके रखे जनरल समुदाय से। तो देखिए आइए देखते हैं। चलिए, पिछले अध्याय में हमने दो अलग अलग समूहों और समानता भेदभाव के उनके अनुभवों के बारे में पढ़ा था हम लोग पिछले क्लास में। चलिए, आप लोग को दिख नहीं रहा है, चलिए कोई बात नहीं, इधर कर दे रहा है। अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, एक बार कंफर्म कीजिएगा। चलिए, अब दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग पढ़े थे कि कैसे क्या किया जाए। पिछले अध्याय में हमने दो अलग अलग समूहों और असमानता का भेदभाव उनके अनुभवों के बारे में पढ़ा था। असमानता का मतलब होता है जो कि आपका समान नहीं है, आपके समान नहीं है, उसी को क्या कहते हैं, असमानता कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये समूह भले ही कम ताकतवर हो, लेकिन उन्होंने अलग थलग कर दिए जाने या औरों के वर्चस्व का विरोध किया है, अपनी वजह आवाज उठाई है और संघर्ष करते रहे हैं। उन्होंने अपने लंबे इतिहास में विविध रणनीतियों के सहारे हालात को बदलने का प्रयास किया। धार्मिक संतावना, सशस्त्र संघर्ष, आत्म परिष्कार व शिक्षा और आर्थिक बेहतरी, अपनी स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने तरह तरह के रास्ते अपनाए। संघर्ष का कौन सा रास्ता चुना जाए यह हर एक मामले में उन हालात पर निर्भर करता है कि जिसमें हाशियाई समुदाय रहते हैं। देखिए कि हम लोग 2-3 समूह के बारे में पढ़े। एक कौन था, एक हम लोग धर्म के आधार पर असमानता करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी। एक होता है क्या, अपने ही धर्म में, अपने ही जाति में। अभी हम पिछले दिन कहाँ गए थे, हाँ, मध्य प्रदेश गए थे। मध्य प्रदेश में हुआ क्या कि मध्य प्रदेश से एक आदमी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमको फलाने आदमी को शादी करना है, और शादी करना है तो शादी का जिम्मेवारी किसी अच्छे लोगों को मिलता। तो बोला कि अपने ही वर्ग में ऊंच नीच होता है, मतलब कि पंडित जी में, तो पंडित जी में भी ऊंच नीच होता है, यानी कि एक ही कैटेगरी में ऊपर नीचे कर दिया गया कि कोई कानकुज होता है तो कोई क्या होता है, कोई
ना जाने और भी क्या क्या बोला था, मैथिली ब्राह्मण होता है, कुछ कुछ बोला था, तो उस कैटेगरी में ही आप चूज कीजिएगा, मेरे ही कैटेगरी, मतलब कि अपने ही धर्म में, अपने ही जाति में अलग थलग कर देना, ऊंच नीच हो जाना। यही आपको आप बता सकते हैं कि इस शिक्षा भरी दुनिया में कहां से कहां लोग जा रहा है। आगे देखिए क्या करा। इस अध्याय में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न समूहों और व्यक्तियों ने असमानता से निपटने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए हैं। आजादी के बाद भी इस तरह के संघर्ष और दलीलें जारी है, हालांकि उनका स्वरूप बदल गया है। आज हमारे देश के आदिवासी, दलित, मुसलमान, औरतें एवं अन्य हसियाई समूह यह दलील दे रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते उन्हें भी बराबर का अधिकार मिलने चाहिए। अच्छा बताइए कि बराबर का अधिकार मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? बिल्कुल मिलने चाहिए, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो कहीं ना कहीं पंथ निरपेक्ष है, वो धर्म निरपेक्ष नहीं है, वो किसी धर्म को नहीं मानता है। हमने धर्म का अगर क्या दिया, डिफिनेशन दिया, तो धर्म का मतलब होता है नैतिकता, सदाचार, कहीं ना कहीं क्या करना, सहयोग की भावना लाना, कहीं ना कहीं बौद्धिक क्षमता को। धर्म का मतलब कभी रिलीजन से जोड़कर क्यों देख लेते हैं, धर्म का मतलब कभी पंथ नहीं होता है। आइए आगे देखते हैं क्या बताता है। उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए संविधान की सहारा लिया। इस अध्याय में हम देखेंगे कि हसियाई समूह अपने संघर्षों के दौरान संविधान का सहारा किस तरह लेते हैं, मतलब कि जो वंचित समुदाय है उस संविधान का किस तरह से सहारा लेते हैं, ये हम देखेंगे। हम यह भी देखेंगे कि विभिन्न समूहों को निरंतर शोषण से बचाने के लिए अधिकारों को कानून की शक्ल कैसे दी जाती है। यहाँ इस बात पर भी विचार करेंगे कि इन समूहों को विकास का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से किस तरह के नीतिगत प्रयास किए गए हैं, मतलब कि विकास, डेवलपमेंट के लिए सरकार किस तरह का नीति का निर्माण किया है, किस तरह का उनके लिए व्यवस्था किया गया है, ये भी देखने का हम कोशिश करेंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है। हम लोग पहले इससे निपटने के लिए संविधान में मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट का उपयोग करेंगे। मौलिक अधिकार आज से पहले पता नहीं आप सुने हैं कि नहीं, लेकिन आप संविधान के जब अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक जाइएगा तो वहां मौलिक अधिकार का प्रावधान दिया गया। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यक समुदायों को क्या करना, अल्पसंख्यक समुदायों को जहां उत्थान किया जाए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कहीं ना कहीं आप जो क्या करते हैं, शिक्षा का जो आपका अधिकार है वो। उसके बाद आप जानिएगा तो अनुच्छेद 32 क्या है कि संविधान को कैसे संशोधन किया जाए, संविधान को कैसे क्या किया जाए, प्रयोग किया जाए, उसका कैसे चेंज किया जाए, वो सब हम लोग को फंडामेंटल राइट में मौलिक अधिकार में है। आप लोग आज से पहले मौलिक अधिकार नहीं पढ़े, पहले पॉलिटी पढ़ लीजिए, तब पढ़िएगा तो समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार का उपयोग कैसे करता है वंचित समुदाय अपने को बचाने के लिए, फंडामेंटल राइट का, वो पहले समझते हैं। जैसा कि आप इस पुस्तक के पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि संविधान में ऐसे कई सिद्धांत सूत्रबद्ध किए गए हैं जो हमारे समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं। ऐसा बहुत सारा संविधान में व्यवस्था है जो हमारे राज्य को क्या करता है, हमारे देश को लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक बनाता है, लोकतांत्रिक। और इसको बनाने का प्रयास कौन करता है, संविधान करता है। इन सिद्धांतों को मौलिक अधिकार को जरिए परिभाषित किया गया है। यह हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महत्वपूर्ण हिस्सा कहने का मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है। कौन, मौलिक अधिकार, जिसके कारण हम लोग अपने क्या करते हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं वंचित समुदाय है जो हाशिए पर है वो अपना अधिकार को ला सकता है, उससे निपट सकता है। ये अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप में उपलब्ध होते हैं। ऐसा नहीं कि मौलिक अधिकार हिंदू को ज्यादा मिल जाएगा, मुस्लिम को कम मिल जाएगा, ईसाई को ज्यादा मिल जाएगा, बौद्ध को कम मिल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे संविधान में सभी को समान मौलिक अधिकार दिया गया। फिर आप अगर आगे चले जाइएगा तो कहिएगा कि सर तो सिक्किम में कैसे कहीं से बिना धार्मिक नेताओं को कुछ सीट आरक्षित कर दिया गया। तो देखिए कोई कोई चीज अपवाद होता है, जैसे कि सभी के ऊपर समान कानून लागू होता है, समानता का अधिकार है, लेकिन अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल पर क्या होता है, आपराधिक कानून लागू नहीं होता। तो कोई कोई चीज संविधान में क्या होता है, अपवाद होता है, जो कि उनको विशिष्ट प्रावधान दिया जाता है। आगे देखिए क्या कहता है।
जहां तक हाशियाई तबकों की बात है जो कि वंचित है, उन्होंने इन अधिकारों को दो तरह से इस्तेमाल किया। पहला, अपने मौलिक अधिकार को जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने हाथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। मतलब कि मौलिक अधिकार पर ध्यान दिलाकर सरकार को जो अपने साथ अन्याय हुआ है उस पर ध्यान दिलाने का प्रयास किया है। कौन कौन मौलिक अधिकार के जरिए कौन दिया है? कहीं ना कहीं वंचित समुदाय, हाशिए वर्ग के समुदाय। दूसरा, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला है कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। कई बार हाशियाई तबकों के संघर्ष की वजह से ही सरकार को मौलिक अधिकार की भावना के अनुरूप नए पुस्तक कानून बनाने पड़े। मतलब कि कई बार वंचित हाशियाई वर्ग के लिए सरकार नए कानून तक बना दिए। क्या बनाए? नए कानून तक बनाए। कौन? सरकार। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। मतलब कि आपको संविधान आर्टिकल 70 है तो उसकी एक विशेषता भी बताते चलेंगे। चैप्टर छोटा है, थोड़ा सा आर्टिकल को भी समझते चलिए, अनुच्छेद को समझते चलिए। आप लोग कमेंट करके पहले बताइए कि संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने आर्टिकल है। यानी कि भारतीय इंग्लिश मीडियम वाला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल है, और जो हिंदी मीडियम वाला है उनके लिए है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है। आप लोग बताइए। फिर बताइएगा कि अनुच्छेद अगर बता दीजिएगा तो फिर कमेंट करके बताइएगा कि कितने लेसन है, यानी कि कितने भाग है। आप फिर बताइएगा कितने अनुसूची है। आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा, हम सारे लोग का कमेंट जरूर देखेंगे। चलिए आगे बताते हैं। आगे कह रहा है कि 17 यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी कि छुआछूत का अंत कौन किया है? भारतीय संविधान ने छुआछूत को क्या किया है? अंत किया है। छुआछूत का अंत करने का मतलब है कि अगर आप किसी के प्रति, अगर आप उसके जाति से, उसके धर्म से, उसके नाम से अगर उसको आप क्या करते हैं? संबोधित करते हैं, उसको अगर कहीं ना कहीं कष्ट पहुंचाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और एक बात और बता दे, इसका एक विशेषता है कि अगर आप किसी को अस्पृश्यता निवारण में अगर आप किसी को कर रहे हैं तो और सब क्राइम में पुलिस आपके प्रति सबूत पेश करेगा, लेकिन इसमें आप अगर सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं तो आपको जज के पास ये साबित करना होगा कि हमने इनके साथ अस्पृश्यता भरी कार्य नहीं किया। ये इसकी विशेषता। जैसे कि आप चोरी करते हैं तो पुलिस उसमें क्या करता है? पुलिस सबूत जुटाता है, लेकिन इसमें आपको जाके सुप्रीम कोर्ट को बताना होगा या हाई कोर्ट को बताना होगा कि नहीं, हमने इनके साथ अस्पृश्यता वाला कार्य नहीं किया है। आगे देखिए क्या बताता है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने मंदिरों में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं को इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। इसका मतलब यह भी है कि छुआछूत गलत है और लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी। लिहाजा अब एक अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। छुआछूत क्या है? दंडनीय अपराध है। संविधान में ऐसे दूसरे भी अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता के खिलाफ है। उदाहरण के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत में किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 कहा कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, नस्ल के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अब कोई कहे कि चलिए भाई धर्म के लिए भेदभाव नहीं किया गया, जैसे कि आप मुस्लिम हैं तो आपको होटल में, आप होटल ताज में जाके बैठ सकते हैं, लेकिन आपका पॉकेट भी अलाउ करना चाहिए होटल ताज में जाने के लिए। ऐसा नहीं कि भाई हम मुस्लिम हैं तो हमको फ्री में होटल ताज में घुमा दो, ऐसा बात नहीं है। यहाँ आर्थिक रूप से आप क्या है, उसका सार्वजनिक स्थान पे आपके साथ भेदभाव हो रहा है तो वहां पे आप जा सकते हैं। आप कहीं ना कहीं सार्वजनिक स्थान, जैसे कि सरकार के द्वारा कोई जगह आरक्षित है जैसे मंदिर, मस्जिद, वहां पे आप जा सकते हैं। लेकिन आप अगर कहिएगा कि हमको कहाँ जाना है, होटल में जाना है, तो उसके लिए आपके ऊपर व्यवधान किया जाएगा। आगे देखिए क्या कहता है। अनुच्छेद 15 और 17 हम लोग समझते हैं। समानता 7 में समानता पर केंद्रित अध्याय में काफी कुछ पढ़ चुके हैं। समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित इस प्रावधान का सहारा लेते हैं। इस तरह यदि दलितों को लगता है कि कोई व्यक्ति या समुदाय या
या सरकार उनके साथ सही बर्ताव नहीं कर रही है तो वे मौलिक अधिकार का सहारा ले सकते हैं, फंडामेंटल राइट का सहारा ले सकते हैं। उन्हें बार बार भारत सरकार का ध्यान संविधान की ओर आकर्षित कराया भी है और इस बात पर जोर दिया है कि सरकार संविधान का पालन करे और उन्हें न्याय प्रदान करे। इसी तरह मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यक यानी कि जो इसका संख्या कम है समुदायों ने भी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का सहारा लिया। उन्होंने धर्म और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया है। जहां तक सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का प्रश्न है, मुसलमान और पारसी आदि सांस्कृतिक धार्मिक समूह को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। इस तरह विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अधिकारों की व्यवस्था करके संविधान ने ऐसे समूहों को सांस्कृतिक न्याय देने का प्रयास किया है। इसका उद्देश्य यह है कि इन समूहों की सांस्कृतिक पर न तो बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति का वर्चस्व और न ही वह नष्ट हो। मतलब कि ये कह रहा है कि ऐसा नहीं मुस्लिम, सिख, ईसाई इस सब पे किसी और क्या हो समुदाय का वर्चस्व हो यानी कि चढ़ाव हो, उसके ऊपर हावी हो जाए। कौन कह रहा है? भारतीय संविधान ही कह रहा है। दलित शब्द का मतलब होता है दबा हुआ, कुचला हुआ। दलित समूह ने यह शब्द जाति व्यवस्था के तहत अपने साथ सदियों से होते आ रहे भेदभाव को रेखांकित करने के लिए खुद चुना। मतलब कि ऐसा नहीं कि जो दलित शब्द है, जो हम किसी को कहते हैं ना रे वो दलित जा रहा है यानी कि वो कास्ट में क्या है, नीचा, तो कहीं ना कहीं दलित वो अपने आप से चुने हैं। वो अपने आप को क्या बता रहा है कि हम समाज में दबा हुआ है, कुचले हुए हैं, इस कारण से हमें क्या बोला जाता है, दलित बोला जाता है। आगे देखिए क्या बता रहा है, हाशियाई तबकों के लिए कानून। कुछ कानून है जो कि कौन है, वंचित समुदाय है। जैसे कि क्या हो गया, आप देख सकते हैं ट्रायल क्षेत्र यानी कि जो क्या होते हैं, ट्रायल क्षेत्र यानी कि जो जंगल में रहते हैं। कल ही आपके उसके बारे में चर्चा किए थे, यानी कि कौन, जनजातीय समूह, जो जिसका वहां का मूल निवासी जिसको हम लोग बोले थे आदिवासी, वो सब के लिए क्या है, एक अलग कानून है। आगे देखिए, यह कविता महाराष्ट्र की विख्यात भक्त कवित्री सोयराबाई द्वारा लिखी गई है। वह 14वीं शताब्दी के जाने माने भक्त कवि चोखा मेला की पत्नी थी। सोयराबाई महार जाति की थी। उस समय यह जाति अछूत मानी जाती थी। महारे जाति से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे। उस समय यह जाति क्या मानी जाती थी, छुआछूत यानी कि अछूत मानी जाती है। काया है दूषित कहना है उनका और केवल आत्मा है बेदाग। काया है दूषित कहना है उनका और केवल आत्मा है बेदाग, लेकिन दूषित काया पैदा होती है काया के भीतर। मतलब कि सारा आप अपने आप कैसे जाने कि वो क्या है, वो मुस्लिम है। आप उसका पहनावा ओढ़ावा देख लिए कि नहीं भाई वो क्या है, तो मुस्लिम है। कहीं ना कहीं आपका हृदय से ही किसी चीज के लिए क्या निकलता है, वो बातें निकलता है। देखिए, है अनुष्ठान वह कौन सा होती है जिससे शुद्ध काया, ऐसा कोई जीव नहीं पैदा हुआ जो न खून सनी कोख से। यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना, महारी चोखा कहा यह कहना। मतलब कि कह रहा है कि सारा हमारे मन और हृदय के अंदर ही है। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे कि क्या है, सभी के आत्मा के अंदर ही भगवान है। क्या कहते तो पता है कि ईश्वर अल्लाह कहीं नहीं है। आप अपने आत्मा को जागृत कर लिए, आप अपने अंदर को क्या कर लिए, अगर ज्ञान पा लिए तो आपके अंदर ही भगवान क्या हो जाएगा। सभी के अंदर क्या है, ईश्वर का रूप है, सिर्फ उसको जागृत करने की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं यही आपको बता रहा है कि सारा आत्मा को अपने दूषित कर लिया। ये चोखा का कहना है, चोखा इनका कहानी का नाम है। स्रोत उमा चक्रवर्ती, जैडरिंग कस्ट थ्रू फेमिनिस्ट लेस स्त्री 2003 पृष्ठ संख्या 99। इस कविता में सोयराबाई शुद्धता की सोच पर उंगली उठाते हुए दलील दे रही है कि प्रत्येक मनुष्य एक ही ढंग से पैदा होता। किसी के अंदर ऐसा नहीं है कि क्या हो, ब्लड के बदला रेड ब्लड के बदला ग्रीन ब्लड हो। किसी के स्किन पे ऐसा नहीं है कि उसका गोल्डन का स्किन भगवान बना के भेजा हो। तो यानी कि कहने का मतलब जो कवित्री है यानी कि जो कविता बोली हुई है वो कह रहा है कि सभी क्या है, सेम है, सभी को भगवान एक ही समान बनाया है, तो क्यों भेदभाव करते हैं। आगे देखिए क्या कहता है,
ढंग से पैदा, इसलिए ऐसी कोई चीज नहीं होती जो एक ही देह को ज्यादा और दूसरे ही देह को कम शुद्ध बना सकती हो। संभवतः वो यह भी कहना चाहते हैं कि जाति व्यवस्था में लोगों को विभिन्न स्थानों, कार्यों, ज्ञान और प्रतिष्ठा से वंचित रखा या लोगों को एक दूसरे से अलग रखने वाला छुआछूत का भाव कम के स्वरूप से पैदा नहीं होता, बल्कि यह हमारे भीतर से, हमारे अपने विचारों, हमारी अपनी मूल्य मान्यताओं से पैदा होती है। मतलब कि हम क्या बोले कि सारा अपने अंदर ही है, आपके मूल्य, आपके भावना से ये सब क्या होता है, पैदा होता है कि वो कौन है, वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, ईसाई, सब आपके अंदर से ही आता है। आगे देखिए क्या कहता है कि हाशियाई तबकों के लिए कुछ कानून भी है, जो वंचित है, जो क्या है, उसके लिए कुछ अलग से कानून है। जैसा कि आपने पहले पढ़ा था, सरकार अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कानून बनाता है, लेकिन सरकार केवल इसी तरह कार्रवाई नहीं करती। हमारे देश में हाशियाई तबकों के लिए खास कानून और नीतियां बनाई गई है। बहुत सी नीतियां या योजनाएं किसी समिति के सिफारिशों या सर्वेक्षण आदि के नतीजों पर आधारित होती है। सरकार इस तरह की जातियों को प्रोत्साहन देती है ताकि खास तबकों को सही अवसर उपलब्ध कराया जा सके। मतलब कि अच्छे, एक बात बताइए, आपके घर में आप भी भाई है और आपका एक और भाई है, दो भाई है, माता पिता किसको सपोर्ट करेंगे? आप आईएएस बन गए और कोई आदमी, आपका भाई है जो बेरोजगार है, तो आपके माता पिता जो है कहीं ना कहीं किसको सपोर्ट करेंगे? जो बेरोजगार है। ऐसे ही सरकार उन लोगों के लिए क्या करते हैं, आरक्षण देते हैं कि उनको क्या निकाला जाए, उनसे, उनको जो अभी जो स्थिति में है उनसे उसको क्या निकाला जाए, बाहर निकाला जाए, ऐसा कुछ प्रावधान किया गया। आगे देखिए, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन, यानी कि सोशल जस्टिस को कैसे बढ़ावा दिया जाए। संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजातीय आबादी वाले या भारी दलित आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती है। कुछ कुछ वहां प्रोत्साहन दिया जाता है, कुछ कुछ मुख्य विशेषताएं दिया जाती है। उदाहरण के लिए कई स्थानों पर दलितों और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आप देखते होइएगा तो कुछ बच्चे के लिए जो कि क्या हो, SC ST हो, जो कि अनुसूचित जनजाति या कि OBC सब के अंदर आता है, तो उसके लिए मुख्य विशिष्ट प्रावधान, फ्री में क्या, छात्रावास की व्यवस्था, फ्री में पढ़ने की व्यवस्था, फ्री में खाने की व्यवस्था, ये सब उनके लिए किया गया है जो कि क्या हो, वंचित हो। आगे देखिए क्या कह रहा है। उदाहरण के लिए कोई स्थानों पर दलितों और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ताकि वो शिक्षा संबंधी सुविधाएं हासिल कर सके, जो मुमकिन है कि उनके अपने इलाकों में उपलब्ध नहीं हो। कुछ जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के अलावा सरकार कानूनों का भी इस्तेमाल करती है ताकि व्यवस्था में निहित असमानता को खत्म करने के लिए, यानी कि व्यवस्था में जो कि क्या हो, निहित क्या है, भेदभाव हो रहा है, असमानता हो रहा है, उसको खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए जा सके। आरक्षण की व्यवस्था इसी तरह का क्या है, एक महत्वपूर्ण कानून नीति है। आरक्षण भी एक क्या है, कानून है, एक नीति है जिसको सरकार ने बनाया है। आगे देखिए, यह महत्वपूर्ण होने के साथ साथ बेहद विवादास्पद है। इससे बहुत सारा विवाद हुआ। बहुत लोग बोला कि अरे भाई, एक ही एग्जाम में किसी बच्चा को 100 नंबर से पास किया कर दिया जाएगा और कोई बच्चा 110 भी ला रहा है तो सिर्फ इसलिए पास नहीं होगा कि उसका क्या हो, उसका कैटेगरी जनरल में आता हो। तो देखिए, सबसे पहले बात, आरक्षण में आप देखते हो कि 3-4 तरह का आरक्षण आता है। एक आरक्षण आता है अनुसूचित जनजाति के लिए, एक आरक्षण आता है OBC के लिए, एक आरक्षण आता है SC ST के लिए, और एक आरक्षण आता है जनरल कैटेगरी यानी कि EWS के लिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी कि जो आर्थिक रूप से क्या हो, कमजोर हो, उनके लिए भी क्या है, कहीं ना कहीं आरक्षण की व्यवस्था की गई। सरकार इसके लिए क्या किए, विशेष प्रावधान किए और कहा कि जो कि वंचित ना हो उसको क्या किया जाए, जो कि कहीं ना कहीं समाज के पिछड़े वर्ग में हो उनको भी ऊपर उठाने का प्रयास किया जाए। अमेरिका में क्या है, अमेरिका में आप गांव-गांव में चले जाइए, क्या है, गांव में भी लोगों को, अभी आप गांव से अगर शहर जाते हैं तो देखते हो अरे भाई यहाँ तो घर है, कार है, सब चीज है, और गांव में देखते हुए तो लोग साइकिल के लिए लड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका में और भारत में यही डिफरेंट है कि वहाँ सभी लोगों को क्या किया गया, आगे बढ़ने का प्रयास किया गया। आगे देखिए क्या बताता है। आपकी राय में दलितों और आदिवासियों को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए आरक्षण इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसका एक कारण बताइए। मतलब कि आरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है ये बताइए। तो देखिए, बहुत सारे समाज में ऐसे वर्ग है जो कि वंचित है, जो कि क्या है, हाशियाई पे है, जो कि कहीं ना कहीं
जो कि कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, अपने आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है, जो पढ़ नहीं पा रहा है, उसके लिए सरकार आरक्षण की व्यवस्था की है और इसके जरिए कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, आगे बढ़ाने का, उनको प्रोत्साहन देने का, उसके समाज में आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। आगे देखिए क्या कर रहा है कि आरक्षण की नीति किस तरह काम करती है। देश भर की सभी राज्य सरकारों के पास अनुसूचित जाति या दलित, अनुसूचित जनजातियों और पिछली व अति पिछली जातियों की अपनी अपनी सूचियां, इस तरह की एक सूची केंद्र सरकार के पास भी होती है। जो विद्यार्थी शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले के लिए या जो उम्मीदवार सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन देते हैं, उन्हें जाति और जनजाति प्रमाण पत्र के रूप में अपनी जाति या जनजाति का सबूत देना होता है। अगर कोई खास दलित जाति या जनजाति सरकारी सूची में है तो उसे जाति या जनजाति उम्मीदवार को आरक्षण का लाभ उठा सकता है। मतलब कि ऐसे जाति जो अनुसूचित जनजाति में है वो आरक्षण का लाभ क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। आगे देखिए क्या कर रहा है कि कॉलेज खास तौर से मेडिकल कॉलेज जैसे पेशेवर संस्थाओं में दाखिलों के लिए सरकार ने कट ऑफ या न्यूनतम अंक सीमा तय की हुई है। इसका मतलब यह है कि इन संस्थाओं में सभी दलित और आदिवासी उम्मीदवार दाखिल नहीं पा सकते हैं। इनमें उन्हीं दलित और आदिवासियों का विद्यार्थियों को दाखिला मिल सकता है जिन्होंने परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया हो और न्यूनतम अंक सीमा से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। सरकार इन विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति भी देती है। 9वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की पुस्तक में आप अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था के बारे में और विस्तार से जानेंगे। आगे 9th में आप जाइएगा तो आरक्षण के बारे में और विस्तृत से जानेंगे। यहाँ आरक्षण का सिंपल सा मतलब समझिए कि समाज का ऐसे वर्ग जो वंचित है, जो कहीं ना कहीं क्या है, उस तबके पे है जो कि क्या है, उनको समाज के ऊपरी लेयर पे लाना है, उसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आगे देखिए क्या कहता है, योजनाओं की सूची। विद्यार्थियों के लिए वाजिफे की व्यवस्था। यह योजना किस बारे में है? विशेष स्थानों का गठन। सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए विशेष योजना है। ये सब कुछ तरह का योजना है। सरकारी स्कूल में विशेष योजना है, ऐसा योजना है। सरकारी में क्या मिलता है, अगर इंटर पास कर जाइएगा बिहार में सरकारी में तो आपको 10,000 रुपया मिलेगा, 10,000 रुपीज मिलेगा। अलग बैठने की व्यवस्था। और देखिएगा तो कहीं ना कहीं छात्रवृत्ति, महिलाओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था, लड़कियों के लिए छात्रावास की व्यवस्था, ये सब विशेष प्रावधान है। अब देखिए आगे क्या कहता है, दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा। दलित और आदिवासी, जो कि दलित है, आदिवासी है, उसके अधिकार की रक्षा कैसे होगी? भाषा की अपनी पुस्तक में आपने कबीर के दोहे पढ़े होंगे। कबीर 15वीं सदी के कवि थे। पेशे से बुनकर कबीर भक्ति परंपरा से जुड़े थे। पेशे से कबीर जो थे क्या थे, बुनकर यानी कि सिलाई का काम करते थे और वो भक्ति परंपरा से आते थे। कबीर की कविता परम सत्ता के प्रति उनके प्रेम पर केंद्रित थी। उनका यह प्रेम रस्मों और पंडे पुजारियों की चुंगल से आजाद था। उनकी कविताओं में ताकतवर लोगों की तीखी आलोचना दिखाई देती है। कबीर ने ऐसे लोगों पर बार बार प्रहार किया है जो अपनी धार्मिक और जातीय पहचानों के लिए लोगों को सांचे में कैद कर देते हैं। मतलब कि कबीर ऐसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं क्या किया है, तीखा प्रहार किया है, जो कि क्या हो, अपने जाति धर्म के आधार पर क्या किया हो, अपने से लोगों को क्या किया हो, दबाने का प्रयास किया गया हो। आगे देखिए क्या कहता है, उनके राय में हर व्यक्ति के पास आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने की क्षमता होती है और वे अपने अनुभवों के जरिए भीतर के गहरे ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। उनके पद सभी मनुष्य की समानता और श्रम की महानता के शक्तिशाली विचारों का सामने लाते हैं। वे एक साधारण कुम्हार, बुनकर और घरे में पानी लाती औरत सबके श्रम का सम्मान करते थे, यानी कि सर्वधर्म समभाव। वैसे ही उस सभी धर्मों का सभी कार्यों को क्या करते थे, सम्मान करते थे। ऐसा नहीं कि कोई आईएएस बन गया तो उसको सम्मान करेंगे, जो कि कोई अगर क्या कर रहा है, झाड़ू लगाने का काम कर रहा है नगर निगम में, उसका भी गरिमा है, उसका भी क्या है, अपनी कुछ फ्रीडम है, उनका भी स्वतंत्रता है। सभी को क्या किया जाए, सभी को कहीं ना कहीं समान तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके ओहदे के अनुसार उनको क्या कीजिए, उनका भी रिस्पेक्ट कीजिए। वो सबसे पहले कारीगर तो बाद में है, वो एक मनुष्य है और मनुष्य का एक ही क्या है, धर्म है कि वो सभी के साथ समान बर्ताव करे। आगे देखिए क्या बताता है,
समूचे ब्रह्मांड को समझने का आधार है, उनको प्रत्यक्ष साहस भरी चुनौती आज भी लोगों के प्रेरित करती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार और गुजरात में दलित हाशियाई समूह के सामाजिक ऊंच नीच से घृणा करने वाले लोग आज भी कबीर के पदों को गाते हैं। कबीर के कुछ पद है जो इसको अभी भी यहाँ के लोग गाते हैं। अब देखिए, हाशियाई और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा। हाशियाई समुदायों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए नीतियों के अलावा हमारे देश में कई कानून भी बनाए गए हैं। आइए यहाँ एक सच्ची घटना पर आधारित इस केस स्टडी को पढ़कर जाने कि अपनी रक्षा के लिए दलित इन कानूनों को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। जकमाल गुड़ गांव के लोग एक बड़े त्योहार की तैयारी में जुटे हुए हैं। कौन गांव? जकमालपुर। बहुत अच्छा एक गांव का नाम है जिसका नाम है जकमालपुर। वो एक त्योहार की तैयारी में जुटे हुए हैं। यहाँ हर 5 साल में एक बार स्थानीय देवता की पूजा की जाती है। वहाँ का जो स्थानीय देव देवता है उनको पूजा किया जाता है हर एक 5 साल पर। 5 दिन चलने वाले इस उत्साह में आसपास के 20 गांवों की पुजारी इकट्ठा होते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत में दलित समुदाय का एक व्यक्ति सारे पुजारियों का पैर धोता है और धोवन का इस पानी से नहाता है। जकमालपुर में यह काम रत्नम के परिवार के लोगों को करते हैं। रत्नम से पहले उसके पिता और दादा यह काम करते रहे हैं। उन्हें कभी मंदिर में दाखिल नहीं होने दिया गया, लेकिन इस रस्म को उनके लिए एक भारी सम्मान के रूप में देखा जाता था। इस बार रत्नम की बारी थी। रत्नम 20 साल का था और पास के ही एक कॉलेज में इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहा था। उसने यह रस्म निभाने से इनकार कर दिया। एक गांव है, क्या आप यह गांव का नाम देख सकते हैं? जकमालपुर गांव का नाम है। वहां पे हर एक 5 साल पे वहां के देवी देवता जो है वहां पूजा होता है। वहां पे बहुत सारे गांव के पंडित इकट्ठे होते हैं, पुजारी इकट्ठा होते हैं और वहां का रस्म है कि वहां एक क्या है, रत्नम परिवार है जिसके दादाजी, जिसके पिताजी पहले उन पुजारियों को पैर धोकर और स्नान करने का काम करते थे। एक रस्म हो गया। और किसी भी इस भारत के संविधान में उल्लेख है कि किसी से भी शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब कि किसी से भी बेगार कार्य नहीं करवा सकते हैं, मतलब कि इच्छा के विरुद्ध उसको काम नहीं करवा सकते हैं। यहाँ रत्नम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था। वो 20 साल के था। वो कार्य करने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। आगे देखिए क्या प्रोसेस होता है। ये केस स्टडी है जो कि आपको एथिक्स में भी काम देगा। उसने कहा कि वह इस संस्कार में विश्वास नहीं करता और उसके पुरखों को दलित होने के कारण ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता। रत्नम के इनकार से केवल गांव की ही ताकतवर जातियां बल्कि उसके अपने समुदाय के कई परिवार भी खफा थे, यानी कि डर गए। ऊंची जातियों के लोगों को यह देखकर हैरानी थी कि कच्ची उम्र का एक नौजवान उनका हुक्म मानने से इनकार कर रहा है। उनको लगता था कि रत्नम की पढ़ाई लिखाई ने उसे बिगाड़ दिया है और अब वह खुद को उनके बराबर मानने लगा। यानी कि रत्नम को जब वो कार्य करने से इनकार कर दिया, यानी कि उसके पैर धोए हुए पानी से नहाने से इनकार कर दिया रत्नम, तो वहां के जो ऊंचे वर्ग के समुदाय थे उन्होंने कहा कि इसका कुछ पढ़ाई लिखाई हो गया है ना, यही कारण से क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं भाव खा रहा है, ये कहीं ना कहीं इतरा रहा है। तो शिक्षा आने के बाद इंसान क्या करता है। अब देखिए कि एक आईएएस ऑफिसर जो कि आईएएस नहीं बने लेकिन प्री भी पास किए, मेंस भी पास किए, इंटरव्यू में भी बैठे, उसका एक ओहदा तक क्या हो गया, नॉलेज तो हुआ भाई। अगर वो इंटरव्यू में कोई आईएएस ऑफिसर बैठा तो उसका नॉलेज हुआ, भले वो आईएएस अपने लक के कारण नहीं बना, उसका बोर्ड अच्छा ना मिला, क्या रहा, उसका पर्सनालिटी ठीक ना हुआ, उसका हेल्थ साथ ना दिया हो, लेकिन उसको अगर आप कहिएगा कि आप पान की गुप्ती खोल लीजिए तो उसके लिए कैसा लगेगा। सेम रत्नम के साथ हो रहा है। रत्नम इंजीनियरिंग कॉलेज में 20 साल का बच्चा है, उसको बोला जा रहा है कि आप गांव में पैर धोइए और क्या कीजिए, उससे स्नान कीजिए, तो किसी को भी बुरा लगेगा। आगे देखिए क्या होता है। रत्नम की जाति के लोग भी ऊंची जाति वालों के गुस्से की आशंका से डरे हुए थे। उनमें से बहुत सारे स्वर्णों के खेत खलिहानों में दिहाड़ी मजदूर थे। कुछ चीज मजबूरी से आदमी करता है, जैसे कि आप किसी का पैसा लिए हुए हैं, आप पैसा नहीं दे रहे हैं तो आपका भैंस खोल कर ले जाए, वो आपको आकर गलिया दे, तो आपका कहीं ना कहीं क्या है, आप वहां पे मजबूर हो गए। और मजदूर जो शब्द निकला है ना, वो मजबूर से ही निकल के आता। मजदूर कौन? जो मजबूर हो, जो वंचित हो, जो कहीं ना कहीं अपने दैनिक आवश्यकताओं को पूरा ना कर सके, वही मजदूर है। वही मजबूर यानी कि मजदूर। आगे देखिए क्या बताता है।
जिंदगी कैसे चलेगी। ऊंची जातियों ने यह भी ऐलान कर दिया था कि अगर दलित नहीं झुकेंगे तो उन्हें स्थानीय देवता का अभिश्राप लगेगा। रत्नम की दलील यह थी कि चूंकि आज तक एक भी दलित मंदिर के भीतर नहीं गया, इसलिए देवता के उन पर गुस्सा होने का सवाल ही नहीं उठता। रत्नम कह रहा है वहाँ के ऊंचे वर्ग जो थे वो कह रहा है कि भगवान का तुम्हें श्राप लगेगा अगर तुम ये कार्य नहीं करेगा। रत्नम बेचारा कह रहा है कि आज तक हम मंदिर के अंदर गए ही नहीं, हमारा कोई समुदाय गया ही नहीं, तो भगवान हमको देखा ही नहीं, तो हमको श्राप लगेगा कैसे। अच्छा ही बात बोल रहा है, उचित ही बोल रहा है। आगे देखिए होता क्या है। एक कहानी को बहुत अच्छा से समझिएगा, एक रत्नम वाले कहानी को। ताकतवर जातियों के रत्नम को सबक सिखाने की ठानी। जो ऊंची जाति के लोग थे वो रत्नम को क्या सिखाने को ठानी? सबक कहने का मतलब उसको कहा कि अब तुमको हम बताते हैं। देखो, उन्होंने उसके समुदाय को हुक्म दिया था कि वे रत्नम और उसके परिवार का बहिष्कार कर दे। सभी को यह आदेश दिया गया कि कोई भी उसके परिवार से किसी तरह का संपर्क नहीं रखे। एक रात को अचानक कुछ लोगों ने आकर रत्नम की झोपड़ी में आग लगा दी। रत्नम किसी तरह अपनी मां के साथ जिंदा भाग निकला। उसने अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया। मतलब कि एक क्या है, अत्याचार निवारण अधिनियम है, अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में बना था। यानी कि एक्ट एक बना था जिसके तहत आप जाके क्या कर सकते हैं, अपने शिकायत को लिखवा सकते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। जैसे कि हमारे देश के एक बहुत ही चर्चित आईएएस जिन्होंने शाहरुख खान को बेटा को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, समीर वानखेड़े, उन्होंने भी अनुसूचित जनजाति एक्ट लगा दिया था। आप उनके बारे में अगर जाइएगा तो अच्छा से चर्चा आपको आगे मिलेगा। इस पे हम थोड़ा सा ही कमेंट करेंगे, ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे। आगे देखिए क्या कर रहा है। वो क्या किया, अपने मां को बचाकर कैसे भी भागा। अत्याचार अधिनियम में क्या कर दिया, थाने में मामला दर्ज कराया। बाकी दलित परिवार तब भी उसके समर्थन में आगे नहीं आया। दलित समुदाय को क्या डर था, समर्थन में क्यों नहीं आया? क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर इसके परिवार के पक्ष में बोलेंगे तो हमें कहीं ना कहीं जमीन से क्या कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। आगे देखिए क्या होता है। वे डरे हुए थे, उन्हें लगा कि अगर वे अपना मुंह खोलेंगे तो उनकी हालात भी रत्नम जैसी ही बना दी जाएगी। उनके भी घर में आग लगा दिया जाएगा, उन्हें भी जमीन से वंचित कर दिया जाएगा। इसलिए स्थानीय समुदाय उनको हेल्प नहीं कर पाया। अब देखिए उनकी हालत भी रत्नम जैसी कर दी जाए। स्थानीय मीडिया ने इस घटना पर काफी ध्यान दिया। बहुत सारे पत्रकारों ने गांव का दौरा किया। रत्नम को उन्होंने दलित प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में पेश किया। अंततः विवादास्पद रस्म के खत्म कर दी गई, लेकिन उसके परिवार को छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि गांव की ऊंची जातियों ने उसका बहिष्कार कर दिया। मतलब कि कितना भी ये ट्रायल हुआ, मीडिया में वायरल हुआ, लेकिन उनको परिवार छोड़कर जाना पड़ा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अनुसूचित जाति एवं जनजाति आप लिख सकते हैं 1989 एक अधिनियम बना, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम। अधिनियम ये आपको आप लोग नोट कर लीजिए, ये अभी आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि अनुसूचित जनजाति अधिनियम एक्ट क्या है, 1989 में क्या बना था। आप आगे देखिए, रत्नम ने अपने गांव में ऊंची जातियों द्वारा किए जा रहे भेदभाव और हिंसा का विरोध करने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई और कानून का सहारा लिया। कानून का सहारा कौन लिया? रत्नम लिया। अब देखिए क्या हुआ, यह कानून 1989 में दलितों तथा अन्य समुदायों की मांगों की जवाब में बनाया गया था। मतलब कि 1989 में जो क्या थे, जो कि अनुसूचित थे, जनजाति थे, उनके सहायता के लिए बनाया गया था। आगे देखिए क्या हुआ, उस समय सरकार पर इस बात के लिए भारी दबाव पड़ रहा था कि वह दलितों और आदिवासियों के साथ रोजमर्रा होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्रवाई करे। ये तो इस तरह का
व्यवहार लंबे समय से चला आ रहा था, लेकिन 70 के दशक के आखिर और 80 के दशक में यह समस्या हिंसक रूप लेने लगी थी। इस दौरान दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अपने हकों का दावा करने वाले बहुत सारे आग्रही दलित संगठन सामने आए और उन्होंने अपने हकों के लिए पूरा जोर आवाज उठाई। वे तथाकथित जातीय दायित्वों का निर्वाह करने के तैयार नहीं थे और समानता का अधिकार चाहते थे। रत्नम की तरह उन्होंने भी दलितों का अपमान व शोषण करने वाली परंपराओं को मानने से इनकार कर दिया था। इसकी वजह से ऊंची जातियों के लोगों उनके साथ खुलेआम हिंसा पर उतारू हो गए थे। सरकार को इस बात का एहसास कराने के लिए दलित संगठनों ने व्यापक अभियान चलाया कि छुआछूत अभी भी जारी है। उन्होंने इस बात के लिए दबाव बनाया कि नए कानून में दलितों के साथ होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसा की सूची बनाई जाए और इस तरह के अपराध करने वाले के लिए सख्त सजा प्रावधान किया जाए। एक अलग ही कानून बना 1989 अनुसूचित जनजाति अधिनियम, जिसके द्वारा अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, गलत उनके साथ वार्तालाप हो रहा है, तो वहां पे जाके वो कंप्लेन कर सकते हैं। वो किसी पुलिस थाने जाने के बजाय वहां भी वो जा सकते हैं। आगे देखिए क्या हुआ। सरकार देख रहा है किस प्रकार का प्रावधान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को वंचित समुदाय के लिए। इसी प्रकार 1970 और 1980 के दशकों में आदिवासियों ने भी खुद पर बड़े पैमाने पर संगठित किया। उन्होंने न केवल बराबरी के लिए आवाज उठाई, बल्कि अपनी जमीन और संसाधनों को हासिल करने के लिए भी आंदोलन चला। इन आदिवासियों को भी ताकतवर सामाजिक गुटों गुस्सा झेलना पड़ा और उनके साथ ही भी जमकर हिंसा हो। आपको लग रहा होगा कि अभी हम लोग जो आप लोग अगर इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जो वंचित समुदाय, जो एसटी, एससी, ओबीसी इस सब के क्षेत्र से आते होंगे, बहुत सारे लोग आदिवासी होंगे, मुस्लिम होंगे और ना जाने कौन कौन से जाति धर्म से होंगे। आप देखिए कि आपको जो अभी समानता मिला हुआ है उसके लिए भी आपको बहुत बड़ा क्या किया गया था, प्रावधान, बहुत बड़ा इसके लिए संघर्ष हुआ है। किसी लोग अभी हम लोग जो कहीं ना कहीं स्वतंत्र आईएएस का तैयारी कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं किसी लोग के संघर्ष के कारण हुआ है। हमारे लिए बहुत सारे लोग क्या किए हैं, संघर्ष किए हैं। आज ऐसा ना कि सिर्फ अनुसूचित जनजाति, ऊंचे वर्ग के भी लोग हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं किसी ने स्वतंत्र दिया, तब जाके भारत आज स्वतंत्र हुआ। उनके लिए बलिदान, अपने रक्त को, भगत सिंह को याद कीजिए कभी मेरे दोस्त, उन्होंने भारत के लिए कितना संघर्ष किया और कब जाके कहीं ना कहीं सफलता मिली। आगे देखिए क्या बताता है। यही वजह है कि इस कानून में अपराधों को एक बहुत लंबी सूची दी गई है। इनमें से कई अपराध तो इतने भयानक है कि उनके बारे में सोच कर ही दिल दहल जाता है। इस कानून में न केवल भयानक अपराधों का उल्लेख किया गया है, बल्कि यह कानून इस बात की ओर भी इशारा करता है कि साधारण इंसान भी कितने जघन्य कृत्य कर सकते हैं। इस प्रकार इस तरह के कानून हमारे सोचने और काम करने के तरीकों को प्रभावित करते हैं और दोषियों को सजा भी देते हैं। मतलब कि इसमें बहुत सारा ऐसा कानून है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं और दोषियों को सजा भी देते हैं, उसका उल्लेख किया गया। इस कानून में कई स्तर के अपराधों के बीच फर्क किया गया है। पहला, इसमें शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूपों की सूची दी गई है। इसका मकसद ऐसे लोगों को सजा दिलाना है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई अखाद्य अथवा गंदा पदार्थ पीने या खाने के लिए विवश करता है। दूसरा का क्या है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को नंगा करते हैं या उसे नंगा घुमाते हैं या उसके चेहरे अथवा देह पर रंग लगाते हैं या कोई और ऐसा कृत्य करते हैं जो मानवीय प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है। मतलब कि ऐसा कार्य, ऐसा कृत्य जो कि क्या हो, समानता के खिलाफ हो। जैसे कि किसी को क्या कर देना, नंगा करके घुमाना, किसी के चेहरे पे कालिख लगा देना, किसी को अशब्द बात बोल देना, किसी को जाति सूचित शब्दों से बुलाना, ये सब क्या है, इस सब का प्रावधान किया गया और इसमें कहीं ना कहीं इसका उसके लिए दंडवत कार्रवाई किया गया। दूसरा, इसमें ऐसे कृत्यों की सूची भी है जिनके जरिए दलितों और आदिवासियों को उनके साधारण संस्थाओं से वंचित किया जाता है या उनसे गुलामों की तरह काम करवाया जाता है। फलस्वरूप इस कानून में या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई या उसे अपने नाम पर स्थानांतरित करवा लेता है तो उसे सजा दी जाएगी। एक और स्तर पर यह कानून इस बात को मान्यता देता है कि दलित एवं आदिवासी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध एक खास तरह के अपराध है, इसलिए ऐसे लोगों को दंडित करने की व्यवस्था की गई है।
अपमानित करने के लिए उस पर हमला करते हैं या उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं। मतलब कि एक क्या है, व्यवस्था की गई है जो 111 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी महिलाओं को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करते हैं, उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं, तो आपको क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं उसका क्या आप 1989 के कानून के 2 प्रावधानों का उल्लेख कर सकते हैं। शब्द संकलन को देखें और अपने शब्दों में लिखें कि नैतिक रूप से निंदनीय पद का आप क्या मतलब समझते हैं। निंदनीय करने का मतलब कि किसी के साथ जो कि न करने योग्य है, उसी को कहते हैं निंदनीय। जैसे कि आपके साथ अभी क्या कर दिया जाए, आपको अभी आप स्वतंत्र होकर पढ़ रहे हैं दिल्ली में आईएएस का तैयारी, आपको कोई नजर बंद कर दे, यानी कि किसी कमरे में बंद कर दे, तो आप क्या हो जाइएगा, आपके साथ वो आपका मौलिक अधिकार का हनन हुआ। लेकिन आप वही क्या कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं भारत से विरोधी कुछ बात कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं भारत में क्या कर रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, आप कहीं ना कहीं संसद भवन को उड़ाने का बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ नजरबंदी कानून कर रहा है, तो संविधान के स्वरूप के अनुसार है। वही आप बिना कार्य को आपको उठा लिया गया तो संविधान के खिलाफ है। आइए देखें, पंडित देखहु मन में जानी, कहूँ छो छुटी कहां से उपजी, तब ही छूट तुम मानी। ये किसका है, तो ये कहीं ना कहीं देखिए, पिछले हम लोग इधर पढ़े थे किनके बारे में, आप देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कबीर के दोहे के बारे में। तो उन्होंने कहा कि कबीर के पदों को गाते हैं, मतलब कि वो सूचित जनजाति और जो जाति के शब्द को ऐसा ऐसा वर्ड बोलते हैं। बिहार यूपी के लोग में यहाँ पे ज्यादा क्या होता है, जाति सूचक नाम से ज्यादा भेदभाव होता है, उनके लिए कुछ कुछ वर्ड बोले हैं कौन, कबीर। देखिए एक कह रहा है, एक ही पाट सकल बैठाए, छूटी लेत धोकाई, छूट ही जेबन छूट ही अचवन, छूट ही जग उपजाया, कहे कबीर ते छूटी विवरजित, जाके संग न माया। मतलब कि माया कहने का मतलब यहाँ संबोधित किया गया है कि सब चीज छोड़ के चल जाना है, सब आदमी जिंदा है, सब आदमी मरेगा, लेकिन इस माया से आप निकल क्यों नहीं है। माया कहने का मतलब जो दिखने के लिए तो है, जो हमको दिख रहा है कि ये चीज है, लेकिन आने वाला समय में ही खत्म हो जाएगा, वही माया है। आगे देखिए क्या कहता है, व्याख्या इसका क्या कर रहा है। इस पद में कबीर ने बताया है कि प्राणी की 3 स्थितियां होती है, जन्म, जीवन और मरण। तीनों स्थितियों में सभी प्राणी एक समान रहते हैं और तीनों के मूल में गंदगी है। फिर छुआछूत का भेदभाव कैसा, मतलब कि जन्म, जीवन और मरण तीनों में गंदगी है। जब आप जन्म लेते हैं तो आप कितना ज्यादा गंदगी से निकलते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं। आप अपने क्या करते हैं, एक थैला के द्वारा आप निकलते हैं, कहीं ना कहीं उस समय सोचिए कितना गंदगी रहते हैं। जब आप मरते हैं फिर भी गर्मी, जब आप जीवन में आए फिर भी गंदगी, तब काहे को भाई अहम, काहे को घमंड करते हैं। व्याख्या, कबीर कहते हैं कि हे पंडित, मन में भली प्रकार से विचार करके देखो, भला बताओ कि छूट क्या है और कहां से उत्पन्न हो गई है। तुमने बिना सोचे समझे छूट नामक एक भावना बना लिया। ये आपका इमोशन है कि वो क्या है, हिंदू है, वो मुस्लिम है, उनका दाढ़ी बड़ा है, उनका मोछ बड़ा है, आप कहीं ना कहीं आपका वो क्या भावनात्मक संदर्भ है। प्रभु ने एक ही पृथ्वी रूपी पीढ़ी पर सभी को समान रूप से बिठा दिया, फिर तुम किसको छूत कहोगे और किसको अछूत। अन्न और जल जिसका भोजन और पान किया जाता है, गंदगी ये से संयुक्त है, इसी छूत से अभी सभी उत्पन्न है, फिर उसमें उनसे कौन बचा है। अतः छुआछूत का भेदभाव निरर्थक है। कबीर कहते हैं कि वास्तव में छूत से वही लोग पड़े हैं जिन पर माया की प्रभाव नहीं है, जिन पर माया का प्रभाव नहीं है, मतलब कि जिसको माया पर प्रभाव नहीं है उसके ऊपर ही छूत है। कबीर अछूत शब्द को यहाँ एक नया अर्थ देते हैं। उनका दावा है कि अस्पृश्यता ही ज्ञान का सर्वोच्च स्तर है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति संकुचित और विभाजक विचारों से पूरी तरह मुक्त है। लिहाजा कबीर अस्पृश्यता की सोच को सिर के बल खड़ा करके अछूतों को सबसे निचली अवस्था की बजाय सबसे ऊंची अवस्था में स्थापित कर देते हैं। कौन, कबीर का ही सोच है। सबका क्या है, अलग अलग सोच है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्नता। हाथ में मैला उठाने का कलम, आप देखते हो कि पहले एक क्या था, परंपरा था
कि गंदा धोने का कार्यक्रम वही करेगा। बहुत सारे लोग झाड़ू, टीन और टोकरियों के सहारे पशुओं इंसानों के मलमूत्र को ठिकाने लगाते हैं। वे बिना पानी वाले सूखे शौचालय से गंदगी उठाकर दूर के स्थानों पर फेंक आते हैं। हाथ में मैला उठाने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते हैं। यह काम आमतौर पर दलितों, औरतों और लड़कियों के हिस्से में आता है। आंध्र प्रदेश में सक्रिय सफाई कर्मचारी आंदोलन के अनुसार पूरे देश में दलित समुदाय के लगभग 1 लाख लोग यह काम कर रहे हैं। सिर पर मैला धोने वालों के बीच काम करने वाले इस संगठन का कहना है कि लोग 26 लाख निजी और सामुदायिक सूखे शौचालय की सफाई करते हैं। सिर पर मैला धोने वाले बेहद अमानवीय स्थिति में काम करते हैं। इस काम के कारण उनके स्वास्थ्य को गंभीर खतरा बना रहता है। वे लगातार ऐसे संक्रमण के खतरे में रहते हैं जिससे उनकी आंखों, त्वचा, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र पर असर पड़ सकता है। इस काम के लिए उन्हें बहुत मामूली वेतन मिलता है। नगर पालिकाओं में काम करने वाले को रोजाना 200 रुपया मिलते हैं, जबकि निजी घरों में काम करने वालों को इससे भी कम पैसा मिलता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं, गंदगी उठाते हैं, गंदगी सफाई करते हैं। उनको मात्र क्या किया जाता है, 200 रुपया दिया जाता है। इससे उनके स्वास्थ्य पे भी क्या पड़ता है, कहीं ना कहीं गलत असर पड़ता है। उनके पाचन तंत्र से लेके और भी बहुत सारे ऐसे चीज है जिनके ऊपर गलत कुपोषण पड़ता है। जैसा कि आपने इस पुस्तक में पढ़ा है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता प्रथा को खत्म किया जा चुका है। फिर भी हाथ से मैला उठाने वाले को कई जगह अछूत माना जाता है। गुजरात के भंगी, आंध्र प्रदेश के पाखी और तमिलनाडु के सिक्कर लायर इसी श्रेणी में आते हैं। आमतौर पर उन्हें गांव के किनारे अलग टोले में रहना पड़ता है। उन्हें मंदिर, सार्वजनिक जल सुविधा आदि के पास भटकने भी नहीं दिया जाता है। मतलब कि देखिए, एक बात और कह रहे हैं हम, 2 तरह का दृष्टिकोण होता है। ऐसा नहीं कि जो संविधान में लिखा गया है उस चलिए माना ही जाता है। एक संवैधानिक दृष्टिकोण होता है, एक राजनीतिक दृष्टिकोण होता है। संविधान के दृष्टि में जो लिखा गया है वो ऐसा नहीं कि राजनीतिक रूप से लागू। आगे देखिए, 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल सेकेंड वेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोविजन एक्ट 1993 पारित किया था। यह कानून सिर पर मैला उठाने वालों को काम पर रखने और सूखे शौचालयों को निर्माण पर पाबंदी लगाती है। 2023 में सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा अन्य संगठनों व व्यक्तियों जिनसे 7 मैला धोने वाले थे ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी। याचिका दायर करने वालों का यह कहना था कि सिर पर मैला धोने की प्रथा न केवल आज भी चल रही है, बल्कि रेलवे जैसे सरकारी उपकरणों में भी बड़े पैमाने पर प्रचलित है। याचिकाकर्ताओं ने अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने का आग्रह किया। इसके जवाब में न्यायालय ने निष्कर्ष दिया कि 1993 में पारित किए गए कानून के बाद देश भर में सिर पर मैला धोने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। न्यायालय ने केंद्र व राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग, मंत्रालय को आदेश दिया है कि वे 6 माह के भीतर इस बात की सच्चाई का पता लगाए। अगर सिर पर मैला धोने की प्रथा अभी भी प्रचलन में पाई जाती है तो संबंधित सरकारी विभागों को ऐसे लोगों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 6 दिसंबर 2013 से लागू है। देखिए, कुछ कह रहा है कि मैला उठाने वाले के लिए कुछ कानून है। 1993 में पारित किया गया। ये क्या है, इस कानून का नाम क्या है, तो इम्प्लीमेंट ऑफ मैनुअल सेकेंड स्केवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोविजंस एक्ट 1993। हाथ से मैला उठाती एक सफाई मजदूरी। सफाई कर्मचारी आंदोलन के कार्यकर्ताओं एक सूखे शौचालय को गिरा रहे हैं। सिर पर मैला उठाने से आप क्या अर्थ समझते हैं, जो कि गंदा पदार्थों को उठा के सिर से उठा के क्या करना, फेंकना। फिर 14 पर दिए गए मौलिक अधिकारों की सूची को दोबारा पढ़े और ऐसे 2 अधिकारों का उल्लेख करें जिसका इस प्रथा के जरिए उल्लंघन हो रहा है। कहीं न कहीं उनका क्या चीज का हो रहा है, सबसे पहले बात तो उनका समानता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, और साथ साथ समानता के साथ उनका और कौन सा अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, आप लोग बताइए, थोड़ा सोचिए तो विचार कीजिएगा। तो इनके साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। अब सफाई कर्मचारी आंदोलन ने 2003 में जनहित याचिका को क्यों दायर किया? अपनी याचिका में उन्होंने किस बात पर आपत्ति व्यक्त की थी? उन्होंने इस बात पर आपत्ति व्यक्त की थी कि उनके साथ जो कार्य किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। उनको सही वेतन भी नहीं मिल रहा, उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। अब देखिए, 2005 में इस याचिका पर विचार करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया। अब देखना है आपको कि 2005 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर विचार करने के बाद क्या कहा। आदिवासियों की मांगे और
1989 का अधिनियम, यानी कि 1989 एक्ट बना और आदिवासियों का कुछ मांगे थी। 1998 का अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण है। आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत जमीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। जैसा कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था, अपनी जमीन छोड़ने और जबरन विस्थापन यानी कि उनको जमीन से हटा देना से आदिवासियों को भारी परेशानी होती थी। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन लोगों ने आदिवासियों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया, उन्हें इस कानून के तहत सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कानून भी जनजातीय समुदायों को केवल वही लाभ देता है जिनका संविधान में आश्वासन दिया गया। उनका कहना है कि संवैधानिक रूप से आदिवासियों की जमीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। जहां ऐसा हुआ है वहां संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी जमीन वापस मिलनी चाहिए। ऐसा कौन कहा है? संविधान निर्माता कहा है। यानी कि आपको अगर आदिवासी समुदाय का जमीन अगर कोई बेच भी रहा है तो उसका जमीन आप लोग मत खरीदिए, नहीं तो फिर उसका न्यायालय क्या करेगा? न्यायालय उस जमीन को अगर वो चाहेगा तो आपको फिर से दिलवा सकता है। आदिवासी कार्यकर्ताओं सीके जानू के आरोप है कि आदिवासियों के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेशों की सरकार भी पीछे नहीं है। यही सरकार है जो लकड़ी व्यापारी, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जनजातीय जमीनों का दोहन करने और आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों से उजाड़ने की छूट देती है। इसके अलावा जंगलों को आरक्षित या आरक्षण घोषित करने भी लोगों को वहां से बेदखल किया जा रहा है। सुश्री जानू का यह भी कहना है कि जो आदिवासी पहले ही बेदखल हो चुके हैं और अब वापस नहीं लौट सकते हैं, उन्हें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि सरकार ऐसी योजनाएं बनाए जिनके सहारे वे नए स्थानों पर रह सके और काम कर सके। जब सरकार आदिवासियों से छीनी गई जमीन पर औद्योगिक या अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है, तो इन विस्थापितों को पुनर्वास देने के लिए मामूली सा खर्च करने में क्यों की जाती है? मतलब कि विस्थापितों को पुनर्वास देने के लिए जब वो जमीन दे सकती है, जो क्या है जिसका स्थान है उसको उस स्थान से वंचित क्यों किया जाए? ये देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत वाराणसी परंपरागत मान्यता अधिनियम पारित किया है, जिसके द्वारा वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि कैसे आदिवासी को उससे संरक्षित किया जाए। ये आपका कुछ अभ्यास है, कुछ क्वेश्चन है, इसको समझिए। दो ऐसे मौलिक अधिकारों को बताइए जिनका दलित समुदाय प्रतिस्पर्धा और समता परक व्यवहार पर जोर देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए पेज संख्या 14 पर दिए गए मौलिक अधिकार को दोबारा पढ़िए। दो ऐसे मौलिक अधिकार बताइए जिनका दलित समुदाय प्रतिष्ठापूर्ण और समतापरक व्यवहार पर जोर देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। समानता का अधिकार और कहीं न कहीं गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार। रत्नम की कहानी और 1989 के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों को दोबारा पढ़िए। अब एक कारण बताइए कि रत्नम में ऐसी कानून के तहत शिकायत क्या दर्ज कराई? ऐसी कानून के तहत यह शिकायत दर्ज कराई कि हमारे जाति के लोगों के साथ क्या हो रहा है? भेदभाव हो रहा है। उसको कहीं ना कहीं क्या किया जाए? अच्छा किया जाए। उसको कहीं ना कहीं इस पर हमको न्याय मिला जाए। सीके जानू और अन्य आदिवासी कार्यकर्ताओं को ऐसा क्यों लगता है कि आदिवासी भी अपने परंपरागत संसाधनों को छीने जाने के खिलाफ 1989 के इस कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं? इस कानून के प्रावधान में ऐसे क्या खास है जो उनकी मान्यता को पुष्ट करता है? मतलब कि आदिवासी परंपरागत संसाधनों को छीने जाने के खिलाफ जो 1989 में इस कानून को प्रावधान है, ऐसा जो उनकी मान्यता को पुष्ट करता है। कह रहा है कि जब आप उनको पुनर्वास के लिए नया घर दे सकते हैं तो उनका ही जमीन क्यों नहीं दिलवा सकते हैं? देखिए, इस इकाई में दिए गए कविता और गीत इस बात का उदाहरण कि विभिन्न व्यक्ति और समुदाय अपनी सोच, अपने गुस्से को, अपने दुखों को किस तरह से अभिव्यक्त करते हैं। अपना कक्षा में या दो कार्य कीजिए। एक ऐसी कविता खोजिए जिसमें किसी सामाजिक मुद्दे की चर्चा की गई है, उसे अपने सहपाठियों के सामने पेश कीजिए। दो या अधिक कविताएं लेकर छोटे समूह में बढ़ जाइए और उन कविताओं पर चर्चा कीजिए। देखिए कि कवि ने क्या कहने का प्रयास किया। आप कोई भी कविता लीजिए जिसमें सामाजिक वर्ग के बारे में चर्चा किया गया और अपने दो सहपाठी से चर्चा कीजिए और उसके बारे में कल्पना कीजिए। अपने इलाके में किसी एक हाशियाई समुदाय, जो आपके समुदाय है जो हाशिया पे है, जो वंचित है, उसका पता लगाइए। मान लीजिए कि आप उस समुदाय के सदस्य यानी कि उसका मेन है
अब इस समुदाय के सदस्य की हैसियत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कोई कविता या गीत लिखिए या पोस्टर आदि बनवाइए। अगर मान लीजिए कि आप ही उस वंचित समुदाय में से आते हैं तो आप क्या कीजिएगा, आपको साथ कैसा लगेगा, आप एक गीत लिखिए और एक कहानी लिखिए और उसके बारे में चर्चा कीजिए। आग्रही जो व्यक्ति समूह पुरजोर तरीके से अपनी बात रखता है उसे आग्रही कहते हैं। आपसे आग्रह करते हैं, आप कभी भी लेटर लिखते हैं तो कहते हैं कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, आपसे आग्रह करते हैं यानी कि आपके ऊपर क्या कर रहे हैं, पूरा जोर शोर से आपके तरीके अपनी बात रखता है। बहिष्कार इसका मतलब किसी व्यक्ति या समूह की बाहर निकाल देने या प्रतिबंध कर देने से होता है। इस अध्याय में यह शब्द व्यक्ति को उस परिवार का सामाजिक बहिष्कार के विषय में आया। मतलब कि बहिष्कार करना मतलब बाहर निकाल देना या उस चीज से वंचित कर देना। नैतिक रूप से निंदनीय है, ये ऐसे कृत्य होते हैं जो सभ्यता और प्रतिष्ठा के कायदे कानूनों के खिलाफ होते हैं। इस शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर ऐसे घृणित और अपमानजनक कृत्यों के लिए किया जाता है जो समाज द्वारा स्वीकृत मूल्यों के खिलाफ होते हैं। नैतिक रूप से निंदनीय मतलब कि जो क्या हो, समाज द्वारा स्वीकृत मूल्यों के खिलाफ हो, उसी को क्या कहते हैं, निंदनीय। नीति का मतलब होता है एक घोषित कार्य दिशा जो भविष्य का रास्ता बताती है। नीति का मतलब होता है किसी चीज का नीति, कैरी फॉरवर्ड, ले जाना, मतलब कि कहीं आपको नीचे से ऊपर की ओर ले जाना। ऐसा नीति जो आपको क्या करे, लाइफ में सफलता दिलाए, लाइफ में आपको नीचे से ऊपर की ओर ले जाए। आपका चैप्टर हो गया खत्म, आपका जो इस तरह का थंबनेल था सारा एकदम अच्छे से कंप्लीट कराया गया। आप लोग का प्यार और आशीर्वाद बहुत अच्छा मिल रहा है, आप लोग ऐसे ही देखिए। लेकिन एक बात सोच लीजिए कि हम तो देखें, हम सुबह सुबह इस वीडियो को शेयर भी करें कि इतना गर्मी में इतना मेहनत के बावजूद भी आपको माइक खराब होने के बावजूद भी ब्लूटूथ से पढ़ाते हैं। आपका भी कर्तव्य है कि अच्छी चीज को प्रमोट करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर नए चैप्टर के साथ, नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद।